हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी दैट इज़ व्हाट इज़ द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जब हमने पब्लिक फाइनेंस देखा जिसमें हमने देखा कि इस पब्लिक फाइनेंस के स्ट्रक्चर में 5 पिलर्स हैं, उसके 5 डिफरेंट पिलर्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पिलर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमने देखा उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन क्या है, ओके। और उसके बाद देखा कि व्हाट आर द रीजंस और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ओके। तो 12th बोर्ड के हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम कैच कर रहे हैं सेकंड पिलर को, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है तो उस एक्सपेंडिचर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट फोकस करती है सेकंड पिलर पे, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। तो इसी से हम लोग रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू and what are the different sources of collecting public revenue in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू यानी इनकम जो है वो हम रिसीव करते हैं, रेज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट कौन करता है बच्चों? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट रेज करती है रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो है वो यूटिलाइज होता है, हम लोग उसी में से ही पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्या और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस सोर्सेस से कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले पब्लिक रेवेन्यू। जब हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू यानी इट इज़ द इनकम कलेक्टेड बाय हुम, कौन कलेक्ट करता है? इट इज़ कलेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। वो हमारी अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इनकम, और वो इनकम जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर द कलेक्टिव सोशल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज द पब्लिक रेवेन्यू? पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम। हम इनकम को कलेक्ट करते हैं बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। बहुत देखो इजी डेफिनेशन है, क्या लिखा हमने? पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम। कौन इनकम कलेक्ट करता है? बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज गवर्नमेंट हमेशा वहाँ से इनकम को यानी अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। और आज हम वो सब सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ईजी है एंड यू नो इट वेरी वेल। तो चलो आज करते हैं कि वो कौन से सोर्सेज हैं। तो सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, जो हमने डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किया, क्या कहा? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स, आप भी मेरे साथ रिपीट करो क्योंकि इस पे 1 मार्क मिलेगी आपको। डेफिनेशन इज मस्ट। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। तो अब हम लिखते हैं कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं। चलो वो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, और वो बहुत इजी है, यू नो इट वेरी वेल। आपने अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया होगा कि गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू रेज करती है। तो सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स के थ्रू, क्योंकि टैक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो पहला टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू तो टैक्स क्या है? अब टैक्स जो है वो एक कंपल्सरी पेमेंट है। ये टैक्स जो है वी विल लेविड, यानी इट इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये इम्पोज की जाती है, जो इंडिविजुअल पे भी इम्पोज होती है और आपके बहुत से कंपनीज पे भी इम्पोज होती है, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, इनकम अर्न करता है, तो उसी पे वो इनकम टैक्स भी पे करता है। तो टैक्स क्या है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल, जो हम इंडिविजुअल पे भी लेविड करते हैं। लेविड यानी इम्पोज, हम इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स पे और कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स बनाती रहती है, तो उसके लिए हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए।
अब वो हैवी एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा? वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेस करती है थ्रू वेरियस सोर्सेस, और वही सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं वो कौन से सोर्सेज हैं। जैसे हमने कहा पहला टैक्स रेवेन्यू। ये जो टैक्स है, जो हमने कहा इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स या ऑन कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। या कुछ डेफिनेशंस जो हैं जो आपके 12th के टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसमें प्रोफेसर टैसिक का भी डेफिनेशन दिया गया। ये डेफिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। प्रोफेसर टैसिक का क्या कहना है रिगार्डिंग द टैक्स? द एसेंस ऑफ टैक्स इज़ द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू। जब ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ये वर्ड ज़्यादातर टैक्स में यूज़ होता है, क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब है विदाउट एनी रिटर्न, विदाउट एनी बेनिफिट। यानी जब हम टैक्स पे करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उससे रिलेटेड हमको कोई बेनिफिट मिले, हमें कोई कॉम्पनसेशन मिले, नॉट नेसेसरी। क्योंकि एज पर द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन, एज पर द रूल्स, वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो हमने कहा कंपल्सरी पेमेंट है। एनी हाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू मतलब विदाउट एनी बेनिफिट। ज़रूरी नहीं है उतना बेनिफिट आपको मिले, उतना आपको उससे रिलेटेड कोई रिटर्न आपको मिले। तो इसके लिए ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। क्या कहता है टैसिक? थोड़ा फिर से देख लेते हैं। द एसेंस ऑफ अ टैक्स इज़ द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू। यानी कोई रिटर्न आपको डायरेक्टली, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। यानी जो टैक्स पे करता है और सामने जो अथॉरिटी है, उनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बेनिफिट दे। उन्होंने आपसे टैक्स लिया, जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, जीएसटी टैक्सेस हम लोग भरते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उतना बेनिफिट हमको मिले। तो इसके लिए नॉर्मली ये देखा गया है कि द एसेंस ऑफ टैक्स इज़ द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू। बिटवीन किसके बीच में? टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है, और पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, उन्होंने टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज किया, लेवी किया, हमने पे किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम उसका रिटर्न गवर्नमेंट से लेंगे, नॉट नेसेसरी। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रोफेसर टैसिक ने क्या कहा है? क्विड प्रो क्यू, विदाउट एनी रिटर्न बेनिफिट। समझे बच्चों? तो वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज में है, लेकिन मीनिंग बहुत इजी है। क्विड प्रो क्यू का मतलब विदाउट एनी रिटर्न बेनिफिट, आपको ज़रूरी नहीं उतना बेनिफिट मिले। तो टैसिक का कहना है द एसेंस ऑफ टैक्स पेयर इज द एब्सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यू। बिटवीन किसके बीच में? टैक्स पेयर और पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, एक और डेफिनेशन है जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर सेलिगमैन। सेलिगमैन का कहना है अ टैक्स इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। टैक्स आपको कंपल्सरी पे करना है। टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। पर्सन, every company, each and every individual has to make the payment. So tax is a compulsory contribution from a person to the government without reference to special benefits given. ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी हमको टैक्स पे करनी है। जैसे हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट, जो जीएसटी हम पे करते हैं, ज़रूरी नहीं हमको कोई रिटर्न बेनिफिट मिले, लेकिन हम कंपल्सरी, क्योंकि आपकी जीएसटी जो रहता है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में हमेशा वो इंक्लूडेड होता है, रैप्ड होता है, तो हम एक पेमेंट कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उसका बेनिफिट हमको मिले। तो ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी स्पेशल बेनिफिट गिवन टू दैट पर्सन। ओके बच्चों, तो देखो आपको हमने 3 डेफिनेशन दिया। एक जनरल कहा हमने, जनरली मैंने क्या लिखा बताया आपको,
A tax is a compulsory payment which is levied by government on individual या companies, okay, to meet the expenditure which is required for various public welfare programs. यह आपके टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन दिए गए हैं. जैसे टैक्स का कहना है कि द सेंस ऑफ अ टैक्स इज द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन टैक्स पेयर एंड पब्लिक अथॉरिटी. और तीसरा डेफिनेशन सेलिगमैन का कहना है कि टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट्स गिवन. ना ये 3 डेफिनेशन हमने पढ़े, लेकिन आपको लर्न करना है एनी वन डेफिनेशन. अब जैसे मैंने आपके साथ ये 3 डेफिनेशन डिस्कस किया, सेम वे में मैंने अपने वेबसाइट पे जो आपको नोट्स बना के दिया है उसमें भी ये तीनों डेफिनेशन लिखे हुए. लेकिन आपको खाली एक ही डेफिनेशन लर्न करना है जो आपको इजी लगे, क्योंकि एक डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज़ टैक्स रेवेन्यू. की टैक्स रेवेन्यू जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स. उसके लिए टैसिग ने क्या कहा, उसके लिए सेलिगमैन ने क्या कहा, आप उसके लिए अपने व्यूज़ कोई भी एक डेफिनेशन आपको लिखना है. ओके बच्चों. अच्छा, ये था टैक्स रेवेन्यू. अब ये जो टैक्स है, जो हमने कहा एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट गिवन टू हिम, यानी विदाउट एनी क्विड प्रो क्यू. तो वो टैक्स 2 टाइप की होती है. नंबर 1 सब जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. जब हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स हमने इम्पोज किया, लेविड किया, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स. यानी इस केस में जब हम डायरेक्ट टैक्स की बच्चों बात करते हैं, तो जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है, दोनों एक ही पर्सन पे आता है. द सेम पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स. क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के मामले में जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, आई कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ माइन टू एनी वन एल्स. मैं किसी और पे तो शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इनकम अर्न कर रही हूँ तो मुझे टैक्स भरनी है. मेरा घर है तो मुझे हाउस टैक्स भरनी है. अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी प्रॉपर्टी का वेल्थ टैक्स आई विल पे. हाउ आई विल ट्रांसफ़र दैट बर्डन टू समवन एल्स? ये पॉसिबल नहीं है. तो क्या है डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom they are levied. डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom they are levied. जिस पर्सन के ऊपर हम लेविड करते हैं, यानी डालते हैं, जिस पे इम्पोज करते हैं, जिस पे लेविड करते हैं, यानी जिसके ऊपर हमने टैक्स डाला, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स. वही बंदा, वही पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom दे आर लेविड. जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है, हम इनकम कमाते हैं तो आपको मालूम है डायरेक्टली हम टैक्स भी पे करते हैं. और इजीली क्या होता है, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सैलरी जब आती है हम उसी समय इन्फॉर्म कर देते हैं, और एज़ पर आवर चॉइस हम जितना अमाउंट डिडक्ट करवाना चाहते हैं वो उतना अमाउंट हमारे सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाता है. तो इस तरह से वो क्या पे कर रहे हैं हम लोग, पर्सनल इनकम टैक्स. ओके बच्चों. या कारपोरेट टैक्स वो पे करते हैं, वो भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है. वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ओके. जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जैसे में हमने कहा कि ये बर्डन हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते. डायरेक्ट टैक्स दो इट इज़ अ पिंचिंग लगता है, इसमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता रहता है कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे इट. कि डायरेक्ट टैक्स है, सपोज़ हमने साल में हमें पता चला कि इतना अमाउंट हमें पे करना है, सपोज़ 1 लाख टैक्स वी हैव टू पे. तो मुझे मालूम है 1 लाख टैक्स आई हैव टू पे. तो हमने धीरे धीरे करके हमने ईच एंड एवरी सैलरी में हमने 5,000 या 10,000 करके डिडक्ट करवाया. तो वी नो इट कि हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे. तो यहाँ डायरेक्ट टैक्स में हमें स्पेसिफिक बर्डन पता रहता है, इसके लिए वो हर्टिंग रहता है, इसमें हमें तकलीफ़ होती है, खास करके रिसेंटमेंट करके हम वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ हर्टिंग. उसमें हमें पिंच होता है कि हम इतनी टैक्स पे कर रहे हैं. तो
तो ये डायरेक्ट टैक्स है, जिस भी पर्सन के ऊपर आपने डाला दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। ओके बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom दे आर लेविड। एग्जाम्पल बताओ, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स आपने कहा, कारपोरेट टैक्स कहा, और क्या कहा, वेल्थ टैक्स, बराबर। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसमें बर्डन कभी भी किसी के ऊपर शिफ्ट होगा नहीं होगा। इसमें एग्जैक्ट अमाउंट मालूम होगा, यस मालूम होगा, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता रहता है, लेकिन ये पे करते समय हमें थोड़ी तकलीफ होती है कि हमने इतना टैक्स पे किया। ओके, क्योंकि हमें स्पेसिफिक अमाउंट पता रहता है। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक सेकंड डायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है, और ख़ास करके द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट टैक्स कम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स पे करने वाली पॉपुलेशन लिमिटेड है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो वॉल्यूम है, बेस है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉपुलेशन जो भी बाइंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो डेफिनेटली दे हैव टू मेक द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेस है वो बहुत, स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है, जबकि हम डायरेक्ट टैक्स में देखते हैं नैरो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वाइडर है। मतलब इसमें पुअर से पुअर पर्सन जो छोटी से छोटी भी चीज़ लेगा ना, सपोज उसने कोई भी चीज़ परचेज किया, तो उसमें भी उसने बाय कर लिया, तो बाय करते समय उसकी जो प्राइस उसने पे की, उसमें उसने क्या पे किया, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होती है जब हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उसमें होती है। और आपको मालूम है हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करती है, यानी हमारे देश में वॉल्यूम ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में लिमिटेड। अब आपने ध्यान दिया, हमने उसको डिस्कस करते करते एक और चीज़ भी कर ली, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिस्टिंग्विश भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये बोर्ड में 12th बोर्ड अंडर महाराष्ट्र हमने बहुत बार देखा है कि ये डिस्टिंग्विश आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश या राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके बच्चों, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, दे आर दोज टैक्सेस विच आर लेविड ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज करते हैं, लेविड करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर indirect taxes are those taxes, indirect taxes are those taxes which are levied on the commodities and services. एग्जाम्पल बताओ, जैसे सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, आपकी जीएसटी है, देन कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आप कभी भी देखो, जब हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पे हम परचेस करते हैं बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, आप देखो बिल मिलता है, और उस बिल में आप देखोगे, अभी ध्यान से देखना, जीएसटी का अमाउंट टोटल आपने जितना पे किया उतना अमाउंट आपको क्लियरली दिखाएगा। यानी जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपने मॉल से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते समय पे की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which are levied on, imposed on goods and services. एग्जाम्पल बताओ भाई, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल हैं ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है दो टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कितनी है बच्चों, दो, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन जिसके ऊपर आपने लेविड किया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। इसके एग्जाम्पल हैं पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, आप कह सकते हो कारपोरेट टैक्स। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी, लाइक दैट। जब हम बेस देखते हैं, वॉल्यूम जो रहता है हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। बहुत से लोग टैक्स जो एवेजन करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स एवेजन इज पॉसिबल,
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन इज नॉट पॉसिबल। आप एनी हाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट। डायरेक्ट टैक्स के केस में आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। भाई सपोज आपने कोई भी टैक्स भरा, आपने सेल्स टैक्स भरा, आपने कस्टम ड्यूटीज भरा, तो आपको मालूम है कि वो जो टैक्सेस हैं वी विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन द कस्टमर। हम कस्टमर पे शिफ्ट कर देते हैं, पूरा बर्डन उधर धकेल देते हैं, तो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट केस में नहीं, इनकम हम कमा रहे हैं तो टैक्स भी हम भरेंगे, प्रॉपर्टी हमारी है तो वेल्थ टैक्स भी हम भरेंगे। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी भरा, एक्साइज ड्यूटी भरा, जीएसटी भरा, बर्डन डाल दिया कस्टमर पे, तो आप उस बर्डन को आगे कस्टमर की तरफ धकेल सकते हो। तो इनडायरेक्ट में पॉसिबल। जब हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स पिंचिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है स्पेसिफिक अमाउंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पिंचिंग नहीं होती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की शॉपिंग करते रहते हैं, उसमें बहुत बार बिल भी आता है, पता भी चलता है, लेकिन इतना दुख नहीं होता है जितना डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं वॉल्यूम थोड़ा नैरो है, क्योंकि लिमिटेड पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स पे करती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे करती है, इसके लिए इसका जो बेस है वो बहुत ब्रॉडर है। ओके बच्चों, तो ये है टैक्स रेवेन्यू, लेकिन आपको लिखना है लिमिटेड। थोड़ा ही जैसे मैंने अपने नोट्स में आपको सजेस्ट किया है वैसे ही प्रिपरेशन करना, लेकिन उसके साथ साथ एक डिस्टिंग्विश भी तैयार हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके बच्चों, बढ़े आगे। तो ये था टैक्स रेवेन्यू जो आपके लिए 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब बढ़ते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो अगेन 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट करके भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये कंबाइंड क्वेश्चन 8 मार्क्स का लेंदी क्वेश्चन है। ओके, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, टैक्स रेवेन्यू जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसको एक्सप्लेन किया, या द एनी नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो भी अलग से शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकता है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू रेज होता है, कलेक्ट होता है। तो देखिए हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन टैक्स, टैक्स को छोड़ के अगर किसी और सोर्सेस से हमारी गवर्नमेंट को इनकम मिला तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर से कहें, रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन टैक्स। टैक्स को छोड़ के अगर कहीं और से गवर्नमेंट को पैसा मिला तो दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब वो कौन से हैं हमने लिखा है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उसमें से सेलेक्टेड फ्यू सिर्फ आप डिस्कस करोगे, जैसे हमने इसमें 5-6 एक्सप्लेन कर दिया, मोर देन इनफ। ओके, अब देखो जैसे फर्स्ट है फीस। अब जब हम बात करते हैं फीस, तो फीस क्या है? फीस मीन्स चार्जेस जो इम्पोज कौन करता है? गवर्नमेंट इम्पोज करता है ऑन सर्टन स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। बराबर। देखो फीस मीन्स क्या है? फीस मीन्स चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, वो हमारे ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्यों भाई? क्योंकि वो कुछ स्पेशल सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया तो मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा, बराबर। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया, तो स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, वो हम पे करते हैं। या मुझे किसी के ऊपर एक केस जो था वो फाइल करना था, तो जब मैं केस कोर्ट में फाइल कर रही हूँ तो उसकी मुझे चार्जेस भरनी पड़ेगी, मुझे फ़ीस भरनी पड़ेगी, कोर्ट की फ़ी देनी पड़ेगी, तो कोर्ट की फ़ीस। ओके, या सपोज़ एजुकेशन है, एजुकेशन में भी हम फ़ीस भरते हैं, बराबर। यहाँ जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो फ़ीस भरते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं तो फ़ीस भरते हैं। तो ये सब क्या है? कुछ सर्विसेज हमें गवर्नमेंट देती है और फिर हम उस सर्विसेज को जब यूज़ करते हैं, जैसे पासपोर्ट के लिए हमने फ़ीस भरा, या वीज़ा के लिए हमने फ़ीस भरा, एजुकेशन के लिए हमने फ़ीस भरा, या हमने रजिस्ट्रेशन करवाया अपने प्रॉपर्टी को, उसका फ़ीस भरा, या कोर्ट में हमने केस जो है वो फाइल किया,
ये सब फीस है जो गवर्नमेंट हमें स्पेशल सर्विसेज देती है, उसके लिए हमसे जब फीस लेती है तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। ओके, आप देखो जब हम लाइसेंस बनवाते हैं तो लाइसेंस के लिए भी हम लोगों को फ़ीस लगता है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट हमें स्पेशल सर्विसेज दे रही है और उसके लिए वी आर रेडी टू पे द फीस, जिससे गवर्नमेंट को बहुत अच्छा इनकम मिलता है। सेकंड है फाइन एंड पेनल्टी। जब हम कहते हैं फाइन, फाइन कब होता है? व्हेन वी आर ब्रीचिंग द लॉ। जब हम कोई रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो गवर्नमेंट इम्पोज फाइन एंड पेनल्टी ऑन दोज पर्सन हु विल ट्राई टू ब्रेक द रूल्स। जो रूल्स को तोड़ते हैं, वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, जैसे रैश ड्राइविंग किया, ड्रंक एंड ड्राइव आपने किया, रैश ड्राइविंग किया, तो बट नेचुरल आपके ऊपर फाइन आएगा। या आपने सिग्नल तोड़ा, आप देखते हो सिग्नल अगर हमने तोड़ा तो डायरेक्टली आपको पहले तो कैच करते थे क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ पर रहते थे, लेकिन आजकल क्या है, डायरेक्टली कैमरा लगा हुआ है, आपने अगर सिग्नल तोड़ा डायरेक्टली आपके अकाउंट में से पेनल्टी का मैसेज आ जाएगा एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम कोई रूल तोड़ते हैं तो वो रूल तोड़ेंगे तो फाइन और पेनल्टी तो हमारे ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि अब पनिशमेंट। इससे क्या होगा, आगे चल के हम वो रूल्स नहीं ब्रेक करेंगे। तो गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स और पेनल्टी ऑन दोज पर्सन हु ब्रेक द रूल्स, जो रूल्स ब्रेक करते हैं। जैसे आप देखो आपके घर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप ध्यान दो, आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो उसमें मेंशन करते हैं अगर इस डेट के अंदर भरा तो वो अमाउंट रहेगा, लेकिन अगर उस डेट के बाद भरा तो उसमें आप देखते हो 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ एज़ पर द बिल अमाउंट, उसमें कुछ चार्जेस एज अ पेनल्टी वो डाल देंगे क्योंकि आपने डिले किया तो डिले चार्जेस तो भरना पड़ेगा, वो फाइन है, वो पेनल्टी है, वो भरना पड़ेगा। या जैसे हम ट्रैफिक में हम लोग जा रहे हैं, हमने हेलमेट नहीं पहना है, हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, सपोज वी आर नॉट हैविंग द लाइसेंस, हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है व्हीकल का, तो उसमें भी फाइन और पेनल्टी आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब हम सिस्टमेटिकली इकोनॉमी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वी आर वॉलेटिंग द रूल्स, वी आर ब्रीचिंग द लॉ, तो बट नेचुरल वी हैव टू मेक द पेमेंट, तो हमें फाइन और पेनल्टी भरते हैं, जो एक वन ऑफ द अगेन वी विल से इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। आपने देखा था कोविड के समय जब हम मास्क नहीं पहनते हैं तो आपने देखा जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनसे भी उन्होंने पेनल्टी लिया। तो ये भी क्या है, व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो रूल्स तोड़ोगे तो बट नेचुरल आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट का अच्छा खासा इनकम बन जाता है। ओके, यस। थर्ड है प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये है थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो नॉन टैक्स है, अदर सोर्सेस है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें देगी तो हम भी तो उनकी प्राइस पे करेंगे। जैसे वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस पे करते हैं, वो हमें वाटर देती है तो वाटर की चार्जेस, गैस देती है तो गैस की चार्जेस, रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो हम रेलवे के भी चार्जेस फेयर्स हम पे करते हैं। यानी बहुत सारे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द पब्लिक वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए वी आर रेडी टू मेक द चार्जेस, हम चार्जेस पे करते हैं। तो इस तरह के पोस्टल चार्जेस हो, रेलवे चार्जेस हो, वाटर चार्जेस हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, गैस चार्जेस हो, ये सब चार्जेस हम पे करते हैं। तो इट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ हैवी रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके बच्चों, देन फोर्थ है स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है? अब जब हम स्पेशल असेसमेंट की बात करते हैं तो स्पेशल असेसमेंट में होता है कि यहाँ पे कुछ लोग पेमेंट करते हैं जो किसी खास स्पेशल लोकेलिटी में रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। यानी उनके लिए स्पेशल रोड्स बने हुए हैं, उनके लिए स्पेशल एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी लाइटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उनके नियर बाय एरिया में भी यू विल सी दैट गार्डन्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। तो इन दैट ग्रुप, इन दैट लोकेलिटी गवर्नमेंट विल चार्ज द स्पेशल असेसमेंट।
तो स्पेशल असेसमेंट क्या होता है बच्चों? द पेमेंट मेड बाय द पीपल, द पेमेंट मेड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर सम स्पेशल बेनिफिट्स गिवन टू देम। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिया, उन्हें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेशल उसके लिए रिटर्न भी दे देते हैं, और वो मोस्टली उनके हाउस टैक्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे हम देखते हैं कुछ एरियाज जैसे सी फेजिंग के सामने रहता है, तो बट नेचुरल दैट एरिया इज़ वेरी कॉस्टली, तो बट नेचुरल उनके ऊपर हाउस टैक्स का जो बर्डन आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए कुछ स्पेशल असेसमेंट होता है। स्पेशल असेसमेंट मतलब द पेमेंट made by the people of a particular locality for some special benefits given by them by the public authority, it is called the special assessment। वो special assessment है जिन्हें रोड्स का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी दिया गया है, उनके एयरपोर्ट्स जो हैं उनका नियर बाय एरिया में कनेक्टिविटी करके दिया गया है, मेट्रो लाइंस उनके पास सब अवेलेबल हैं, यानी देखो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनर्जी के जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी हो और 24 आवर्स जो है विदाउट फेल है, गैस सर्विसेज पाइपलाइन के थ्रू उनके पास अवेलेबल हैं, वाटर सर्विसेज वो भी उनके पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा स्पेशल है, यानी हर बेनिफिट उनको मिला। तो स्पेशल असेसमेंट में दे हैव टू मेड अ पेमेंट, वो उन्हें पेमेंट करना ही पड़ता है टू द गवर्नमेंट, किसके लिए, फॉर स्पेशल बेनिफिट अलॉटेड टू देम। ओके बच्चों, अच्छा देन है स्पेशल लेवीज। ध्यान दो, स्पेशल असेसमेंट अलग है लेकिन स्पेशल लेवी अलग है। लेवी अगर यानी कहें हम स्पेशल टैक्स बोलते हैं इसको, एक स्पेशल टैक्स, एक खास टैक्स। और वो खास टैक्स क्यों होती है, एक स्पेशल लेवी क्यों होती है, क्योंकि कुछ कमोडिटीज़ की कंजम्पशन इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए वो इंजurious रहते हैं, इसके लिए उनके ऊपर कुछ स्पेशल टैक्स डाला जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्पेशल लेवीज। जैसे आप देखो कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे वाइन है, हम देखते हैं ड्यूटीज़ ऑन वाइन बहुत ज़्यादा होती है। ओपीएम है जिसे हम अफीम कहते हैं, या कुछ ड्रग्स आते हैं, इंटॉक्सिकेंट आते हैं, तो ये सब हार्मफुल चीज़ें हैं। अब ये हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं है, इनका कंजम्पशन हमारी हेल्थ को जो है वो बहुत ख़राब कर देगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, दे विल ट्राई टू इम्पोज द स्पेशल लेवी, ज़्यादा टैक्स ऑन दोज कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज़ हार्मफुल फॉर द पीपल, जिनका कंजम्पशन डेंजरस है, क्योंकि जैसे सिगरेट है, टोबैको है, वाइन हम देखते हैं, ओपीएम है, वेरियस इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हैं, ये हज़ार्डस हैं, ये हमारे लिए डेंजरस है। अगर इसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ अफेक्टेड होगी। अब ये तो हैबिचुएटेड गुड्स है, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें नहीं रोकेगी, लेकिन व्हाट दे विल डू, दे विल इम्पोज हैवी ड्यूटीज़ ऑन इट, ताकि उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाए, और जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो बट नेचुरल वी विल कंज्यूम लेस, हम कम कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल लेवी। तो कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है स्पेशल लेवीज ऑन द कमोडिटी, द कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ऐसे चीज़ों पे वो स्पेशल लेवी यानी स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल जो हम लोग कहें उसके ऊपर टैक्स डालती है, हैवी ड्यूटीज़ डालती हैं, ताकि गवर्नमेंट उन चीज़ों की कंजम्पशन को कम कर सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब ये भी वन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज़ गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब ये जब हम गिफ्ट एंड ग्रांट्स हम बात करते हैं तो इट इज़ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रिसीव्ड होता है when स्पेशली वी विल सी द अटैक ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, तो इसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, यानी इस तरह से वो एक स्टेट दूसरे स्टेट को सपोर्ट करता है। जैसे कहीं एक जगह फ्लड में आया तो इसका मतलब है सिर्फ वही स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ देयर स्टेट, वी आर द अदर स्टेट्स यूनानिमसली, यानी हम डिसीजन लेते हैं और सब मिल के
शेयरिंग करके हम डोनेट करते हैं, हम उन्हें हेल्प करते हैं। तो इस तरह के गिफ्ट एंड ग्रांट्स हम उन्हें देते हैं। और ये गिफ्ट एंड ग्रांट ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द सेम कंट्री उन्हें मिलता है। कभी कभी दीज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आर रिसीव्ड बाय आवर गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेन गवर्नमेंट, उन्हें फॉरेन गवर्नमेंट से भी मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कुछ फॉरेन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करती हैं, कुछ एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस तरह की गिफ्ट और ग्रांट्स जो है, जब ऐसा नेचुरल क्लाइमेटिस का अटैक आता है तो ईच एंड एवरीबडी विल ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर। हर कोई एक दूसरे को मदद करता है। भाई सपोज कहीं अर्थक्वेक आया तो अभी उस अर्थक्वेक में सभी अफेक्टेड जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना है। इसके लिए जो दूसरे स्टेट्स हैं वो अपने फ़ंड जमा करते हैं और वो फ़ंड जमा करके कलेक्टिवली हम उन्हें भेज देते हैं ताकि वो अपने आप को रिहैबिलिट कर सकें। और कभी कभी तो फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन की गवर्नमेंट है, उनसे भी इस तरह की गिफ्ट एंड ग्रांट मदद उन्हें प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन ओवरकम फ्रॉम द नेचुरल क्लाइमेटीज़, क्योंकि उसमें काफ़ी डिसास्टर होता है और डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए हैवी फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फंड कहाँ से गवर्नमेंट अरेंज करे, इसके लिए गिफ्ट और ग्रांट्स जो है वो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को दिया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बोरोइंग्स। अब जब हम बोरोइंग की बात करते हैं, अब ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये भी क्या है, इट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लोन। ये लोन के फॉर्म में होता है, यानी हम कभी पब्लिक से बोरो कर लेते हैं। अब जब पब्लिक से बोरो कर लेते हैं, कभी हमने उनसे लोन लिया, कभी हमने बॉन्ड्स के थ्रू कलेक्ट किया। तो इस तरह से जब हम अपने ही पब्लिक से बोरो करते हैं तो इट इज़ आल्सो वन सोर्स जो गवर्नमेंट बहुत से कैपिटल प्रोजेक्ट्स में हमेशा इन्वेस्ट करती है, जब खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कैन इजीली डाइवर्ट टू रिसोर्ट टू बोरोड फंड, क्योंकि वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं। क्योंकि आफ्टर सम टाइम व्हेन दैट प्रोजेक्ट विल बी ओवर दे कैन गेट द क्विक रेवेन्यू, वो काफ़ी अच्छे रेवेन्यू मिलते हैं, तो वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। फिर हम इजीली विथ इंटरेस्ट हम उस बोरोड फंड को वापस कर सकते हैं। एंड सम टाइम तो हम ये भी देखते हैं कि ये जो बोरोड फंड्स हैं वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेन की गवर्नमेंट, और कभी कभी फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलता है, जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनसे भी हमें बोरोड फंड मिलता है। कभी वर्ल्ड बैंक है, उनसे हमें बोरोड फंड मिलता है। तो इस तरह की फॉरेन की जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे भी बोरोड फंड मिलता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, उसके थ्रू हमें फंड्स मिलता है। तो बोरोइंग्स जब हम बात करते हैं तो इसमें लोन इज़ अ वेरी पॉपुलर, लोन तो बहुत पॉपुलर होता है, हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ओके, सिमिलरली दे आर लेंडिंग द फंड्स टू अस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ बोरोड फंड। हमने डाल दिया कि सपोज हमने मेट्रो के लिए फंड्स लिए, और जैसे मेट्रो लाइन बन के ओवर हो जाएगा या रोड ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक्सप्रेस हाईवे के लिए बोरोड फंड किया, तो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जब वो एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा और वो रोड ओपन हो जाएगा तो बट नेचुरल द गवर्नमेंट विल स्टार्ट अर्निंग, फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी इनकम मिलती है। तो जो हमने फंड्स बोरो किए थे वी विल ट्राई टू रिडीम विद द इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। तो इस तरह से बोरोइंग्स के थ्रू भी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 8th पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब ये तो बहुत आसान है, यानी गवर्नमेंट को ईजिली इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। बताओ कब मिलेगा? जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए होंगे अपने फंड्स, जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, या पोर्टफोलियो में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो बट नेचुरल वहाँ से डिविडेंड भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो हैं वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो करके रखती है, एंड व्हेन दे आर हैविंग द इन्वेस्टमेंट फंड दे हैव लेंड द फंड टू द आवर कंट्री, यानी इंटरनल डेप्ट में या एक्सटर्नल डेप्ट में, तो दे आर गेटिंग द इंटरेस्ट और दे आर गेटिंग द डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो ये भी एक वन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू बन जाता है फॉर आवर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैन रेज द फंड, हमारी गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन जाता है। जब हम दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं या अपने देश में हमने बहुत से बिजनेसेस में गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करके रखती है, तो इन्वेस्टमेंट से तो इंटरेस्ट मिलेगा।
या हमने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरह का रेगुलर इनकम गवर्नमेंट को मिलता रहता है। ओके बच्चों, लास्ट है इस्चीट। अब जब हम कहते हैं इस्चीट तो ये एक स्पेशल है, स्पेशल रेवेन्यू है टू द गवर्नमेंट। ये कब मिलता है? जब आपकी प्रॉपर्टी को कोई क्लेम करने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉपर्टी में, अपने बैंक के डिपॉजिट्स में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का नाम लिखना भूल जाते हैं। यानी वो उनके मरने के बाद किसको हैंड ओवर किया जाए, उनके कानूनी वारिस जो हैं यानी लीगल हेयर्स जो हैं, उनका नाम जो है वो लिखना भूल जाते हैं। जब इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी क्लेम नहीं करता, इट मीन्स जब कोई भी प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो या बैंक अकाउंट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, जब कोई भी क्लेम नहीं करता है तो किधर जाएगी? गवर्नमेंट के ट्रस्ट में, उधर ही चली जाएगी। तो इसको कहते हैं इस्चीट। और ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी तो बना लेते हैं, बैंक बैलेंस तो बना लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती उनसे हो जाती है कि वो अपने नॉमिनी का नाम लिखना, अपने लीगल हेयर का नाम लिखना भूल जाते हैं। और जब इस तरह की छोटी सी मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से सपोज़ उनकी सडन डेथ हो गई एंड द नेम इज़ नॉट मेंशन कि किसको हम ट्रांसफ़र करें, उनके लीगल हेयर का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इन दैट केस व्हेन द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनीबडी, इट इज़ ट्रांसफ़र इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो वो पूरे फंड्स, वो पूरी प्रॉपर्टी, पूरे फंड्स, पूरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये है इस्चीट। तो इस तरह से हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू को डिस्कस किया, जो थे रेवेन्यू विच इज़ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर दैन टैक्स। टैक्स को छोड़ के अगर किसी और सोर्सेज से अगर हमें इनकम मिल रही है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। और उसमें कौन कौन से हैं? जैसे फ़ीस देखा हमने, गवर्नमेंट को फ़ीस मिलती है फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेशल सर्विसेज टू द पीपल। जब हम लोगों को स्पेशल सर्विस देते हैं, जैसे एजुकेशन की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस, पासपोर्ट की फ़ीस, वीज़ा की फ़ीस, तो ये सब फ़ीस है। या फाइन्स एंड पेनल्टी व्हेन वी आर ब्रीचिंग द लॉ, व्हेन वी आर वायलेटिंग द रूल्स, तो उस केस में एज अ पनिशमेंट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी। ओके, ये हम पे करते हैं। या प्राइस फॉर वेरियस पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें गवर्नमेंट देती है, हम भी उनका प्राइस पे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, वाटर की प्राइस, गैस की प्राइस, रेलवे की प्राइस, तो ये सब प्राइसेस हम उनके लिए पे करते हैं। या स्पेशल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल असेसमेंट क्या है? ये हम पेमेंट करते हैं, पब्लिक स्पेशली पेमेंट करती है जो स्पेशल लोकेलिटी में रहती हैं, फॉर सम स्पेशल बेनिफिट गिवन टू दैट ग्रुप ऑफ people who are staying in that special locality। तो कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशल पार्क्स मिल रहे हैं, स्पेशल रोड्स मिल रहे हैं, या स्पेशल उनके एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एनर्जी रिसोर्सेज है उनके पास। तो इस तरह के जो दूसरे उनको सब रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एयरपोर्ट है या बेटर उनके पास मेट्रो कनेक्शन है, ये सब सर्विसेज जब उन्हें मिल रही हैं तो एनी हाउ दे हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा चार्जेस एज अ स्पेशल असेसमेंट। Then special levy. Special levy यानी it is a special tax duties which is imposed on the commodity जिसका consumption is harmful। जैसे मैंने कहा लिकर है, टोबैको है, ओपीएम है, इंटॉक्सिकेंट यानी थोड़ी पॉइजनस चीज़ें जो है, जैसे मैंने कहा ड्रग्स है या अफीम है, हीरोइन है, ऐसे बहुत से लोग नारकोटिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेशल लेवी, स्पेशल ड्यूटीज़ डाल देती है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स की जब हम बात करते हैं तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, खास करके इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, खास करके ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ के समय, जैसे अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, फ्लड हो गया, तो ऐसे दौरान वो उनको मदद करते हैं। दैन बोरिंग्स,
कभी कभी हम डायरेक्टली पब्लिक से बोरो कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न वे में लोन्स, मैंने कहा आजकल मॉडर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोन के फॉर्म में हैवी फंड्स पब्लिक से बोरो करती है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। और जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के फिक्स्ड असेट्स रेडी हो जाते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू रीपे द लोन्स। दैन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमारी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट और डिविडेंड भी मिलता है जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और लास्ट इस चीट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फंड्स इट इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनीबडी, तो ऐसे केसेस में इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू किया, जिसमें से आपको लर्न करना है एनी 5 to 6, नॉट मोर देन दैट। जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छी तरह से याद हो रहा है, मैंने पहले ही कहा इतने सारी पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 4 मार्क का है। तो इस 4 मार्क के लिए यानी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो इस 9 पॉइंट्स में से एनी 5 to 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लो, जो आपको ईजी लग रहा है, जो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से लिख पाओ। उसके लिए मैंने नोट्स और उनकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको दे के रखा है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 8th चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है, जो है टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द वेरियस सोर्सेस, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगर टैक्स रेवेन्यू बात कर रहे हैं तो ये 4 मार्क के हैं, और टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, पहले टैक्स लिखना है, टैक्स क्या है, टैक्स में कोई भी एक डेफिनेशन, या टैसिक का लिखो या सेलिगमैन का लिखो, जो आपको ईजी लगे वो लिखो। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का पैराग्राफ और इनडायरेक्ट टैक्स का पैराग्राफ विथ एग्जाम्पल, और उसके बाद शिफ्ट हो जाओ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें से 9 में से एनी 5 6 आप लिखो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजीली लर्न होता है। तो ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है। ओके बच्चों, जिसका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपके लिए रेडी है। तो yes my dear students, if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.